तो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम पार्थ कदम ऑन द बिहाफ ऑफ आवर टीम, 2 टीचर्स एंड फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स ऑफ 11th-12th। एंड पार्थ को भी थोड़ा कल से काफ़ी, जब से रिज़ल्ट आया है काफ़ी बिजी है ना, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। एक्चुअली आज संडे की वजह से भी काफ़ी लोग फ्री हैं तो घर पे, बिकॉज तुम अभी समझ नहीं पाओगे कि ये बिज़ी क्यों है, लेकिन ये बात समझने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। बट येस डेफिनेटली ये इसने टाइम निकाला। पार्थ के मॉम डैड भी आए हुए हैं एंड एक्चुअली वी आर वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने टाइम दिया। और इस टाइम देने का देखो मेन पर्पज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं तुम्हें कि आई एम नॉट द एंकर, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा टीचर हूँ और इसका भी पर्पज़ सिर्फ यही है जो हम हमेशा बात किया करते थे कि स्टूडेंट्स का, हमारा जो मेन गोल है इस टीचिंग का, एजुकेशन का, वो स्टूडेंट्स तक रियल सेंस में पहुंचना चाहिए। जिस प्रेशर से तुम पास करते हो 11th-12th के बाद, एक एम बनाते हो तुम कि नहीं हमें 12th के बाद किसी को जेई करना है, किसी को नीट क्वालिफाई करना है, बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं और एक 2 साल की एक लंबी जर्नी होती है। और ये जर्नी कैसी होती है ये 5 से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि कितनी डिफ़िकल्ट होती है या किस तरह से मैनेज किया जाता है। और तुम उस जर्नी से अभी जस्ट स्टार्ट किया है तुमने, या कुछ लोगों ने ऑलरेडी जो 12th में है उन्होंने 1 साल ऑलरेडी स्पेंड कर लिया है। तो इस जर्नी में बहुत सारी अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत अच्छे टाइम भी देखा है लोगों ने और बुरे टाइम भी देखा है। लेकिन हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम इस जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं और अपने गोल को हम अचीव कर सकते हैं, दिस इज़ द मेन पर्पज़ वाई वी आर हियर, है ना। हम यहाँ पे क्यों है, यही मेन पर्पज़ है और हम उसको कोशिश करेंगे तुम्हारे तक पहुँचाने की, ठीक है। तो इसमें हमारा पार्थ एक रोल मॉडल है फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर यू ऑफ कोर्स, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं फिर। तो पार्थ से मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि पार्थ कैसे, अभी आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है ना, 45th रैंक AIR, 3rd इन महाराष्ट्र, 1st इन नासिक। तो आगे क्या सोचा है? एम्स में जाने के बाद कुछ आगे का प्लान अभी है या नहीं है, कैसा है प्लान? नहीं, मतलब जब रिज़ल्ट आने के बाद तो काफ़ी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मतलब सोचने का कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, सब लोग कांग्रेट्स कर रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट आए, फिर एम्स के जो सीनियर्स थे हाँ उन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया, तो फिर उनके साथ भी थोड़ा इंटरेक्शन हुआ। तो फिर अभी आगे का तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है, जस्ट अभी वहाँ पे जाके अभी जो मेरा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसे मैं अगर ठीक से एक स्टार्ट कर सकूँ अच्छे नोट पे, और फिर बाद में देखेंगे, मतलब जैसे सिचुएशन होगी, जैसे कुछ चलेगा। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा प्लान करके नहीं रखा है कि अभी ये करना है वो करना है। बस अभी आज मुझे ट्रू टीचर्स ने, अरविंद वर्मा सर ने एक प्लेटफॉर्म दिया आपसे बात करने के लिए, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा ताकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू सर। देखो जैसा अभी इसने बताया अभी प्लान नहीं है, लेकिन एम्स एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ड्रीम होता है। मतलब इंडिया के अगर मेडिकल एस्पिरेंट्स की बात करूं तो दिस इज़ द टॉप मोस्ट, एंड एम्स दिल्ली इज़ ऑब्वियसली द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड, है ना। देखो कॉलेज का इफेक्ट क्यों आता है, क्योंकि अब पार्थ की आइडेंटिटी बदल चुकी है। अब पार्थ एक एम्स का स्टूडेंट होगा और एम्स का मतलब यू आर द नेशनल एसेट। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम IIT या एम्स में चले जाते हो तो यू आर नॉट इंडिविजुअल, एक्चुअली यू आर द नेशनल एसेट। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा। अच्छा पार्थ, जैसे अभी जब तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो क्या बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि शायद मेरे अंदर 10th में मार्क्स कम थे या फिर 10th में उतनी स्टडी नहीं की थी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। तो क्या लगता है कि वो तुमने जब स्टार्ट किया था तुम श्योर थे इस अचीवमेंट के लिए, या फिर कैसे हुआ था? मतलब क्या जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कब ऐसा लगा, या लास्ट तक नहीं पता था? क्योंकि मुझे पता है पार्थ के बारे में, जैसे हमारी बात होती थी कि मार्क्स अच्छे, इसने 705 जब किया था स्कोर, तो फिर तो हम आपस में एक दूसरे को कांग्रेस भी नहीं कर रहे थे कि नहीं ऐसा, क्योंकि हमें मतलब पार्थ का मुझे नेचर पता है कि ये जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए ये बहुत काम, मैं हमेशा इसको बोलता था कि ये MS धोनी टाइप है ना, कि ये बिल्कुल काम, जब तक फाइनल रिजल्ट, ज़्यादा ओवरवेलमिंग एक्सप्रेशन नहीं देना है, अपना काम करते रहना है। तो हम जब मिले थे तो उसके बाद फिर यही चीज़, सेम एक्सप्रेशन था, सर अभी थोड़ा सा ना, अभी मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसे एक मेरे को कांग्रेस ना करे। मैंने कहा यार बेस्ट पार्ट है, मेरे को भी वही लग रहा है, इसलिए किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कैसा था तुम्हें जब 10th के बाद स्टार्ट किया, तो कॉन्फिडेंट थे या फिर वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आया? नहीं, मैं मतलब
बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि इतना बड़ा अचीवमेंट मैं सिक्योर कर पाऊँ। 10th में ठीक है, बोर्ड्स के बाद ठीक है मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, पर वो कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द 2 years ही डेवलप हुआ। पहले तो कुछ नहीं था, पहले मतलब मेरे पेरेंट्स कहते थे कि तू बायोकेमिस्ट्री तो कर लेगा, फिज़िक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो फिज़िक्स मेरा पहले से अच्छा नहीं था, मतलब मुझे फ़िज़िक्स का ही डर रहता था। मेनली फ़िज़िक्स का जो डर है वही हटाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया, फिर रेगुलर जो क्लासेस होते हैं, मतलब तभी कुछ एम नहीं किया था कि हाँ मुझे एम्स करना है वैसे, मतलब मुझे बस जो रेगुलर चल रहा है उस पर ही मेरा पूरा फोकस था कि जो भी टेस्ट आए वो भी ऐसे ठीक से करो, परफॉर्म करने की कोशिश करो वगैरह। और जैसे मतलब ये जो अभी ये अचीवमेंट मैंने अचीव कर लिया, जो अभी ये रैंक्स वगैरह आ गए, उसका मुझे कुछ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लगता। मुझे ज़्यादा लगता है कि जो जर्नी है 2 साल की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं अभी सोचता हूँ कि यार ये सब किया था, ये लो पॉइंट आया था मेरे जर्नी में, वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है रादर देन द अचीवमेंट। मतलब बाकी लोगों को लगता है कि यार येस इट्स अ बिग अचीवमेंट, पर मुझे एज सच बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटमेंट नहीं है। मुझे मेरी जर्नी ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है। तो फिर देखो ये जो बात बोल रहा है ना, एक्चुअली यही है ये चीज़, लेकिन अचीवमेंट के बाद समझ में आती है। एंड दिस इज़ द ट्रू स्पिरिट एक्चुअली, कि जब भी मैं बार बार कहता हूँ, और मैंने नहीं बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक बार आप डेस्टिनेशन को अचीव करते हो, उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसी में मज़ा है। आपको रियली इन्जॉय करना है जर्नी, और अगर जर्नी इन्जॉय करते हो वही तुम्हारे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट होता है। एक 2 साल की जर्नी, जैसे पार्थ ने बोला, ऑब्वियसली अप एंड डाउन। तो अच्छा, मैं अप एंड डाउन की पार्थ ने बात किया है, तो मैं पूछना चाहूँगा पार्थ से कि एज ए स्टूडेंट तुमने कैसे कैसे अप एंड डाउन्स देखे हैं? मतलब क्या लगता है तुम्हें बिगेस्ट जो एक टर्निंग पॉइंट, या फिर जो लगता है कि जिस टाइम पे तुम्हें लगा था कि नहीं ये सबसे मेरे लाइफ का लो फेज़ है, कोई ऐसा मोमेंट? ऐसा मोमेंट आया था जो 12th में, जो मैंने KVPI का एग्ज़ाम दिया था, तो फिर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो तभी मतलब अभी थोड़ा बहुत पीयर प्रेशर तो होता ही है, वैसे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मेरा एक क्लासमेट है राज, और फिर दीप पाटिल है, और सोहम करंदीकर है, उन सब का हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। तो तभी लगा कि यार, तभी मतलब ऐसे सेटबैक से लगा कि यार एम आई मिसिंग आउट ऑन समथिंग, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या। फिर तभी लगा कि यार देखो, मैंने KVPI भी कभी क्वालिफाई नहीं किया, ओलंपियाड मैंने बायो का 2 बार दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि मतलब लास्ट के जो 10-15 डेज थे, मुझे लगा कि यार मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया है, मतलब आई हैव नॉट प्रूव्ड माई सेल्फ एटलीस्ट वंस बिफोर द एक्चुअल एग्ज़ाम। फिर मुझे एक कॉन्फिडेंस का जो लैक कर रहा था मैं लास्ट में, तो तभी पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत सपोर्ट था। तब वो मतलब ऐसे वही टर्निंग पॉइंट था मेरी जर्नी में, कि उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि यार अब नहीं, अभी नीट में तो कुछ करके ही दिखाना है, मतलब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ दिस टाइम। तो एक चैलेंज आता है हर किसी के सामने, लेकिन विनर और सक्सेसफुल वही होता है जो उस चैलेंज को ओवरकम करता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करे। देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं क्योंकि आई वॉज द पार्ट, मुझे पता है कि वो क्या क्या फेजेस होते हैं, कितना बुरा लगता है कि अगर मेरे साथ का, देखो इट्स नॉट जेलस, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड हो जाएगा तो मैं जेलस फील करता हूँ, लेकिन ये खुद के एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होता है कि यार क्या ऐसा है, मैंने क्या मिस्टेक की, क्या मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, क्या मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ, कि मेरी प्रिपरेशन में वो प्रॉब्लम है, या आगे मैंने जो इतना बड़ा गोल सेट किया है या लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं वो मैं अचीव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। यह सभी के लाइफ में आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में मुझे लगता है कि कभी ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। यस, लेकिन इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आप उस फेज़ से बाहर कैसे निकलते हो, फिर एक विनर की तरह, एक सक्सेसफुल एक पर्सन की तरह उस सारे हर्डल्स को बाहर नीचे करके आप ऊपर की तरफ जाते हो। इस चीज़ के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं वही पूछना चाहूँगा पार्थ से कि पार्थ कैसे, जैसे तुम्हारी कभी जैसे लगता था लो फील करते हो, तो कैसे खुद को मोटिवेट करने की कोशिश, या कोई तुम्हारा कोई हैबिट ऐसी कोई चीज़ जैसे जिसे तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर, क्योंकि देखो कभी होता है मॉर्निंग में अपने को लगता है अपना नहीं कर सकते, है ना, एक ही दिन में लो एंड हाई फील करते हैं। तो जब लो होते तो क्या तुम पढ़ाई छोड़ देते थे, कुछ और करते थे, या कैसे उस चीज़ से बाहर आते थे? हाँ, जब मैं लो फील करता था तो मैं पढ़ाई को छोड़ देता, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव्ड इन क्वालिटी।
कि जब भी मैं पढ़ रहा हूँ आई हैव टू बी फुल्ली फोकस्ड और मैं सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ, ना कि दूसरी चीज़ों के बारे में। फिर जब भी मैं लो फील करता था तो फिर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थोड़ा सा है ना, कि जैसे मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, तो फिर मैं मेरे विथ माई फादर आई वुड गो टू प्ले बैडमिंटन फॉर 1.5 आवर सो। फिर उसके बाद क्या है, मतलब खेलने के बाद एक एक्चुअली एक केमिकल रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में एंडोर्फिन करके, दैट मेक्स अस फील गुड। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव सा थॉट्स आते थे कि यार ठीक है अभी रिफ़्रेशमेंट हो गया, नाउ वील गेट बैक एट इट। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड कैन चेंज एवरीथिंग फॉर यू। तो यस देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लो जब फील करते हो उसके बाद अपने आप को अप करना, जैसे पार्थ का एक हैबिट है, हर किसी का अपना अपना होता है। यू कैन नॉट कॉपी पार्थ, है ना, ये तो बिल्कुल मत सोचना कि नहीं पार्थ बैडमिंटन खेलता तो मैं भी बैडमिंटन खेलूंगा, पापा के साथ ही खेलूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर किसी का अपना हॉबी होता है। जैसे पार्थ ने बताया कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बायोलॉजिकल टर्म में कि एक हमारे अंदर जो केमिकल रिलीज होता है जो तुम्हें पॉजिटिव एक हैप्पीनेस देता है तुम्हारे उस मूड से बाहर निकलने के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ देर तक सिर्फ, बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने देखा है कि जब वो डिप्रेस्ड होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, डिमोटिवेटेड फील करेंगे तो पेरेंट्स के फिर वो मस्ती करना शुरू कर देंगे, सोना शुरू कर देंगे, कहेंगे नहीं अब मेरे को रिलैक्स करना है, तो पूरे दिन मूवीज़ देख रहे हैं, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सारी फालतू एक्टिविटीज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि एक विशियस साइकिल में फंस जाते हो आप। मतलब आपने कॉन्फिडेंस कम था, फिर आपने फालतू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत टाइम स्पेंड कर दिया। तो पार्थ ने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता था वो सिर्फ इसलिए करता था कि उस अपने आप को फिर से वापस उसी एनर्जी लेवल पे ला सके 1.5 आवर 2 आवर्स तक। ऐसा नहीं कि पूरे दिन चल रहा है, फिर 2 दिन तक, 1 हफ्ते तक ऐसा चल रहा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए इसके मॉम का स्टेटस मैंने आज सुबह ही देखा था। तो जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो तुम्हारे पेरेंट्स से बेस्ट कोई नहीं जानता। और क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छे से, इसके पेरेंट्स से तुम पूछोगे तो दे विल टेल यू कि कितना हार्डवर्क, कितना एफर्ट दिया इन्होंने। पार्थ के बगल में 4-5 बंगलों दूर एक स्टूडेंट है मेरा, तो उसकी मॉम रहती हैं। तो जस्ट ऐसे कल मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि सर पार्थ को बहुत रेयरली हम देखा करते थे। मतलब वो ही वॉज लाइक एग्जाम्पल कि यार बाकी बच्चों के लिए देख कितना फोकस्ड है, वो बैडमिंटन भी खेलता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको पता है कि 2 साल में क्या करना था और कैसे करना है, कैसे अपने को ऊपर ले जाना है और फिर उसके आगे जर्नी स्टार्ट करनी है। रुकना नहीं है, जस्ट यू कैन टेक हॉल्ट, यू कैन नॉट स्टॉप योर जर्नी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं 1 हफ्ते तक इधर रुक जाओ यार, अपने को तो पढ़ाई नहीं करनी है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। तो अच्छा आगे बात, कोई ऐसी हॉबी तुम्हारी, मतलब कैसे तुम्हारे डेली रूटीन कैसा हुआ करता था, जैसे मॉर्निंग टू लेट नाइट सोने तक, कैसा रूटीन हुआ करता था तुम्हारे 2 सालों में? चेंज हुआ कभी, सुबह से लेकर रात तक कैसा था? जैसे अभी जब सिलेबस चल रहा था हमारा तो फिर पूरा क्लासेस में ही मैं ऑक्यूपाइड रहता था। मतलब सुबह 9 to 2, उसके बाद फिर 1 घंटा ब्रेक और उसके बाद 3 to 5 वापस क्लास होता था और फिर 5 बजे के बाद आई हैड द टाइम एट होम। फिर तभी मैं सेल्फ स्टडी करता था टिल पहले 5 बजे के बाद घर पे आके थोड़ा रिफ़्रेशमेंट और 6:37 को मैं बैठता था। फिर आई वुड स्टडी टिल डिनर टाइम, मतलब 8:30-9 o'clock। फिर डिनर के बाद 2-3 घंटा बैठता था और फिर उसके बाद सो जाता था। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने स्लीप पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया पूरे 2 साल, नॉट इवन एट द लास्ट डेज ऑफ माई प्रिपरेशन। मैं पूरा 7 hours तो सोता ही था। मतलब कभी कभी मैंने ट्राई किया कि यार चल 5 घंटा सो के देखते क्या होता है, पर उससे क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमेशा एक इनपुट आउटपुट रेशो के बारे में ध्यान रखा कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो और आपको कितना मिल रहा है, तो फिर वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज़ तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर छोड़ दोगे ना, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स थे कि जो अभी ये लॉकडाउन वाला पीरियड था, उन्होंने सोचा कि यार 15-20 दिन ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस रीस्टार्ट करेंगे। पर एक बार तुम्हारा वो ब्रेक हो गया ना साइकिल, तो फिर तुम्हें उस लेवल पे वापस आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सो रेगुलरिटी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ दैट यू हैव टू मेंटेन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मेंशन किया, रेगुलरिटी। देखो हम बार बार बोलते हैं सिंसेरिटी, रेगुलरिटी, हार्ड वर्क,
तो रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि एक हफ्ता, मोस्टली लोगों के साथ होता है, मैं वो देखता हूँ तुम लोग स्पेशली, और मुझे इस बात का काफ़ी कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद ये बहुत कॉमन सा एक टेंडेंसी है। देखो, जब भी अगर तुम रेगुलरिटी मिस करते हो, गैप दिया, जैसे पार्थ ने बोला अगर एक हफ्ते गैप दे दिया तुमने, सोला नहीं, एक हफ्ते मैं रिलैक्स करता हूँ, उसके बाद फिर ऊपर उठ करके फिर से स्टार्ट करूँगा, नहीं होता ऐसा, क्योंकि हम ह्यूमन है ना, हम मशीन नहीं है कि हमें कभी भी स्विच ऑन ऑफ कर दो, ऐसा नहीं होता। हम खुद अपनी ट्यूनिंग करते हैं। जैसे थोड़ा सा रिलैक्स करो, बहुत पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो गए हो, मॉम डैड से बात करो, फ्रेंड, अब कोई तुम्हारा कोई मोटिवेशन कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत मोटिवेटेड रहता है, एनर्जी लेवल अच्छा है, पॉजिटिव है, उसके साथ कुछ देर बात कर लो। लेकिन ये रेगुलर हैबिट नहीं होनी चाहिए, ये कि नहीं डेली हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी वंस इन अ वाइल कोई तुम्हें मोटिवेट कर सकता है, कोई तुम्हें पाथ दिखा सकता है, लेकिन तुम ऐसा सोचो डेली हमें ऐसा हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखो, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। जब पर जैसे अभी मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब उनको बहुत पुश करना पड़ता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई कर, फिर भी नहीं पढ़ते हैं वो, या कुछ देर पढ़ेंगे फिर मॉम डैड को दिखाने के लिए और टीचर्स को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए कि नहीं हम पढ़ते पढ़ाई करते, बट एक्चुअली पढ़ाई नहीं करते हैं वो। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस फेज़ में 2 साल में इनको जो करना चाहिए, इनके पेरेंट्स सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम, मनी, एवरीथिंग दे आर इन्वेस्टिंग, इवन एनर्जी, और एक्चुअली करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ उनकी बनने वाली है, लेकिन फिर भी नहीं करते। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि यार कैसे इनको पुश करें, इनको डांटे पीटे क्या करें। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये क्यों करना चाहिए? क्या बोलना चाहोगे इनके लिए जो ऐसा कर रहे हैं, अभी 12th में हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ करके बाकी फालतू एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं? हाँ यस, एक चीज़ मैं बोल, हाँ फालतू एक्टिविटीज़ से याद आया, पार्थ के पास 2 साल तक स्मार्टफोन नहीं था, और व्हाट्सएप अभी भी डीपी नहीं लगाई इसने और दूसरी चीज़, इंस्टा पे मुझे लगता है 10 डेज़ 15 डेज़ बैक तुमने इंस्टा अकाउंट था मेरा। तो देखो, बिल्कुल अभी मैं तुम्हें बताऊँ सोशल मीडिया से कितना दूर रहा है और क्यों रहा है ये, क्या इसको पसंद नहीं है? मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्या तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी कि तुम्हें इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप चीज़ों पे, सोशल मीडिया में रहना पसंद नहीं है, या कुछ और रीज़न था? और कैसे दूसरे बच्चे जैसे मैंने जो बात की जो नहीं पढ़ाई करते, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? देखो, ये सोशल मीडिया वगैरह तो सी इट इज़ एडिक्टिव, यू कैन नॉट चेंज इट, बट देखो जो स्टूडेंट्स अभी नई एफर्ट डाल रहे, जब तक तुम खुद रियलाइज़ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब सर कितना भी बोल दे, पेरेंट्स कितना भी बोल दे, जब तक तुम खुद रियलाइज़ नहीं करोगे कि आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर दीज 2 years एंड देन माई लाइफ कैन चेंज। क्योंकि अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा रिकग्निशन मैंने मेरे लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सब लोग कॉल कर रहे हैं, कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट चेंज हो गया। मतलब एक दिन के बाद पूरा लाइफ चेंज हो गया, मतलब मेरा रूटीन सब डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी अभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा सिचुएशन है मेरे लिए। तो वही, जब तक तुम खुद रियलाइज़ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब यू हैव टू रियलाइज़ कि यार तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, सो मतलब तुम्हारे लिए मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही नहीं कि पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स को तुम्हें खुश देखना है। यू हैव टू फाइंड द मोटिवेशन विच विल मेक यू वर्क हार्ड। जैसे मेरे लिए था कि माई पेरेंट्स आर डूइंग सो मच फॉर मी, सो आई हैव टू गिव समथिंग बैक टू देम। मेरे लिए एक मोटिवेशन था। जैसे सर कभी भी जब भी डाउट पूछो तब सर हमेशा रेडी होते थे, सो मुझे भी लगता था कि यार सर के लिए भी मुझे कुछ करना है, सो दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी। तो देखो ये सारी चीज़ें हैं, और उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पार्थ ने। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि देखो इसको तुम लाइटली नहीं ले सकते हो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे और पार्थ के यहाँ होने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि अगर पार्थ कुछ चेंज कर सका, है ना, किसी एक के अंदर, मुझे नहीं विश्वास है कि सारे चेंज हो जाओगे तुम पार्थ के बोलने से, बट हाँ अगर कोई एक भी चेंज हो गया तो हमारी लाइफ वर्थ है ना। मैं तो यही मानकर चलता हूँ, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ अपने लिए ना सोचें हम। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम नहीं, हमारा बहुत प्लान है। अभी हम पार्थ में बहुत डिस्कस किया हुआ है, आगे भी हमें करना है। ये तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, वो एक जस्ट एक अचीवमेंट है, एक स्टार है ना, तो एक स्टार लगा हुआ है पार्थ के ऊपर। अब उसमें कितने स्टार ऐड करने हैं ये पार्थ पे डिपेंड करता है, और जैसा इसका विल पावर है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गाय। मतलब मैं ये बोलता नहीं है, बहुत शाय है, बहुत चुपचाप रहता। अभी जितना तुमसे बोल रहा है ना, पूरे साल नहीं बोला होगा उतना, ठीक है। तो वो पूरी तरह से क्लास में साइलेंट, बहुत मतलब
मैंने बोला ना कि वो डिजर्व, हम पहले ही बात करते थे कि ये कुछ करेगा, अब क्या करेगा अपने को तो विश्वास ही नहीं था कि इतना भी हो जाएगा। हमने तो सोचा भी नहीं था, हमने सोचा ठीक है यार 500 रैंक अंडर 500 आ जाएगी तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत बड़ी बात है। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ कि स्टडी इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस अपने अंदर लाओ। मैंने एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे बात कभी कभी होता था टेस्ट में, मुझे पता है कि तुम कभी नीचे चले जाते थे, कभी ऊपर, बाकी लोग अच्छा आंसर करते, कभी कभी मुझे पता है कि क्लास में भी तुम्हारा आंसर कभी उतना अच्छा नहीं हो पाता था, बाकी किसी और का आंसर अच्छा हो जाता था। तो जैसे ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर भी आती हैं, खुद से कंपटीशन और नेगेटिव कंपटीशन में लग जाते हैं कि खुद पढ़ाई कर रहे दूसरे को बता नहीं रहे, उनको लगता है दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एटीट्यूड से मुझे लगता है कि लॉस होता है अल्टीमेटली, क्योंकि इससे तुम नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर भर रहे होते हो, जबकि तुम्हें पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बारे में तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है, कि जैसा एक्सपीरियंस किया हो तुमने कि इससे क्या फ़ायदा होता है, इसको ये आता है या आएगा तो इसको कैसे ओवरकम करना चाहिए, और जिसके अंदर आता है क्या लॉस होगा उससे? देखो जैसे सर ने बोला ये पीयर प्रेशर ठीक है नेगेटिव चीज़ है, तो देखो मुझे इतना ज़्यादा पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मतलब मेरा फोकस मेरे पे था कि मैं कितना खुद को रेक्टिफाई कर सकूं। जैसे टेस्ट में कम नंबर आ गए तो फिर मेरा गोल ये होता था कि अभी जो गलती हुई है वो वापस ना हो, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो। मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं, टेस्ट देते ख़राब नंबर आते फिर ऐसे सोचते हैं कि यार और पढ़ूंगा अच्छा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो टेस्ट तुमने दिया उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए तुम्हें माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करनी है कि क्यों गलत हुआ और उसको रेक्टिफाई करना है। मतलब अगर तुमने रेक्टिफाई कर लिया तो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा रादर दैन स्टडिंग फॉर मोर अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और नेगेटिव एनर्जी जो सर ने बोला कि पीयर प्रेशर है ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो फिर यार ये गलत है। और तुम्हें देखो पॉजिटिव एटीट्यूड में जैसे मैंने बोला रखना है कि ऐसा नहीं सोचने कि यार ये आगे चला जाएगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। तुम ऐसा सोचो कि यार हम दोनों या जो भी तुम्हारा ग्रुप होगा हम सब मेहनत करेंगे और सब सिलेक्ट होंगे। मतलब जो एक ऐसा सोचो कि वी विल कोऑपरेट एंड वी विल लीव रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिहाइंड रादर देन पुलिंग ईच अदर ऐसे। और वो ऐसा हुआ भी है, जो पार्थ का ग्रुप है बहुत ज़्यादा किसी से अटैच नहीं रहा है, बट जो भी इसके फ्रेंड सर्कल में वो सारे सेलेक्टेड है। एवरीवन हैज़ स्कोर्ड मोर देन 600 जितने जो इसके क्लोज ग्रुप हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि हम एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं रादर देन कि एक दूसरे का लेग पुलिंग कर रहे हैं और सिर्फ एक नेगेटिव माइंडसेट। और जो नेगेटिव माइंडसेट का होता है ना, देखो कुछ चीज़ें तो हैं वो लॉजिकल भी है, साइंटिफिक भी हैं। अगर तुम दूसरों के लिए करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे आसपास आती है और वो सक्सेसफुल कराने में हेल्प करती है। इस बात को तुम मानो या ना मानो, ये है फैक्ट है, ये एक्सपीरियंस करने से आती है। अगर तुम लाइफ में ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस में लाते हो, जैसे पार्थ ने बोला पॉजिटिव, तो इसका नेचुरल एक नेचर ही है पॉजिटिव होना। ये कभी मैंने इससे नेगेटिव सुना ही नहीं है, कभी नेगेटिव बोला नहीं इसने, किसी के बारे में नेगेटिव कभी नहीं बोलता। इसका बेस्ट पार्ट है साइलेंट रहेगा। लेकिन उससे क्या, खुद के अंदर एक एनर्जी है, खुद से इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है हमेशा, और ये लाइफ में बहुत आगे ले जाता है। तो कोशिश तुम्हें यही करनी है कि दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहा है, वो उसका मार्क्स कितने आ रहा है, मेरा होगा या नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ता। हमें किस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं कल क्या था और आज क्या हूँ। और जैसे एक बात जिसने बताई, हमेशा हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ स्टडी, अपने कितने आवर्स के लिए स्टडी किया वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ है जो मिस्टेक किया, जो क्वेश्चन तुमने रॉन्ग किए, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स है, बायो, जो भी है, तुमने कम क्वेश्चंस किए लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर जो भी मिस्टेक किया उसका माइक्रो लेवल पे जाके एनालिसिस करो कि हो सकता है वो क्वेश्चन ना आए तुम्हारे एग्जाम में, बट उसी क्वेश्चन के आसपास के कॉन्सेप्ट्स आए। मैं हमेशा बोलता हूँ एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। टेक योर टाइम, टेक 10 मिनट 15 मिनट टू सॉल्व अ क्वेश्चन, देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर दोबारा मेरे को उस टाइप से, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा, ये एक टेंडेंसी होनी चाहिए। अदरवाइज तुम 10,000 क्वेश्चंस कर लो एक टॉपिक के, बट 10,001 तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नहीं कर पाओगे, फिर वो कोई गारंटी नहीं उस बात की, क्योंकि क्वेश्चंस तुम कर नहीं सकते पूरी इतने एक ही टॉपिक, इतने क्वेश्चंस हैं, इतने बुक्स, इतने मटेरियल्स पड़े हुए हैं, क्योंकि हर जगह पे यही चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस करने को बोला जाता है, लेकिन वो करना नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है कि तुम्हारे सिलेबस में, जेई नीट के जो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से सीखना है। और ये काम इसने किया है, इसीलिए इतना सॉलिड सब्सटेंस इसके अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि ही इज़ वेरी फोकस्ड। मतलब इस बात के में तुम इसको, मतलब यू कैन नॉट
कहते हैं ना कि कॉम्पीट, बहुत अलग चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ अच्छा पार्ट, जैसे कि अभी स्टडी पैटर्न की बात कर लेते हैं थोड़ा, जैसे पीसीबी की अभी तुम्हारा था, तो कैसे मैनेज करते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या आती है, सर एक ही दिन में मैं कैसे तीनों सब्जेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को क्लासेस भी करनी है, उसके बाद फिजिक्स भी पढ़ना है, आप इतना होमवर्क भी देते हो, बोलते हो असाइनमेंट भी करो, उसके बाद केमिस्ट्री करो, फिर बायो पे भी टाइम दो। ये इनका रहता है कि सर अगर मैं 2 दिन फिजिक्स करूँ फिर केमिस्ट्री करूँ, ऐसे। तो कैसे तुमने मैनेज किया और कैसे, क्या सजेस्ट करोगे इनको? नहीं, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि तीनों तुम करो, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स को टच करो एक दिन में, पर तुम जो टाइम ड्यूरेशन डिवोट कर रहे हो, जैसे फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, बायो को कम दे सकते हो, वो तुम मतलब मैनिपुलेट कर सकते हो। पर आई वुड सजेस्ट कि तीनों सब्जेक्ट्स तुम करो, या फिर 3 नहीं हो सके तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो एक दिन में करो। जस्ट यू कैन चेंज द टाइमिंग्स। और देखो, रेलेवेंट मैटर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बायो के लिए थियोरी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब अनलिमिटेड है, पर तुम्हें क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, जैसे इनपुट आउटपुट रेशियो के बारे में मैंने बोला कि तुम्हारे पास 3 आवर्स है, 3 घंटा तुमने एनसीईआरटी पढ़ी स्टूडेंट ए ने, और 3 घंटा किसी ने रेफरेंस बुक पढ़ी जैसे ट्रूमैन है। फिर इनपुट आउटपुट रेशियो स्टूडेंट ए का ज़्यादा होगा रादर देन बी। सो यू हैव टू रियलाइज़ कि यार एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट। The final paper is now becoming more and more NCERT centric now with NTA conducting it. And फिर सब्जेक्ट हैंडलिंग का, जैसे तुम मतलब देखो कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किस में तुम्हें ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ज़्यादा उसको टाइम देना पड़ेगा। तो वैसे यू हैव टू, मतलब ऐसे कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि यार कि फिजिक्स तुम्हें 2 ही घंटा करना है एक दिन में। मतलब खुद का एक ऑर्गेनिक सा एक स्टडी पैटर्न बनाओ कि जो, और उसको टेस्ट करो कि इज़ दिस वर्किंग। अगर कोई मतलब शॉर्ट कमी हो गया तो फिर फाइन ट्यूनिंग करो कि यार यहाँ पे कम पड़ रहा है तो इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। सो क्रिएट योर ओन स्टफ। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे पार्थ ने बताया कि खुद का सोचो। अगर तुम्हें किसी जैसे पार्थ ने बताया तो जस्ट पार्थ ऐसा बोल नहीं रहा है कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, नहीं, ट्राई करो उसको, ट्रायल एंड एरर। तुम्हें पास टाइम है, 2-3 एक हफ्ते तक ट्राई करो। अगर वो वर्कआउट करता है तुम्हारे लिए तो डेफिनेटली गो थ्रू दैट, है ना। लेकिन अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तुम्हें लगता है नहीं मेरी परफॉर्मेंस पहले ज़्यादा से कभी कम हो रही है, तो फिर तुम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो उसको, है ना। यस, एंड सेकेंड थिंग, जैसे कुछ बच्चों का होता है आर्ट्स में स्टडी करना, तो ठीक है, मैं आर्ट्स पे नहीं बिलीव करता, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर मैं एक ओवरऑल पूछूं कि 11 to 12 जो जर्नी है, जब तुम 10th के बाद एंटर करते हो 11th में, फिर 12th तक, लास्ट डे तक, जो स्टडी आवर्स हैं, सेल्फ स्टडी आवर्स, वो कैसे इंक्रीज़ होती हैं और कितना पढ़ना चाहिए, एक क्या सजेस्ट करोगे? जब रेगुलर क्लासेस चल रहे तब तो लाइक मतलब मेरा बता तो मैं 4 to 5 आवर्स पढ़ता था। मुझे हमेशा से मतलब थ्रू आउट द ईयर्स मुझे मतलब 2 years लगा कि मैं कम पढ़ रहा हूँ, मतलब जितना मैं टाइम दे रहा हूँ वो कम है, मुझे और ज़्यादा करना चाहिए। जैसे अभी रेगुलर में तुम देखो, जब देखो क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक तुम्हारा फुल कंसंट्रेशन है तब तक पढ़ो। अगर तुम सिर्फ अगर बुक की तरफ देख रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब स्टॉप इट, मतलब टेक 10-15 मिनट्स ब्रेक एंड कम बैक अगेन। क्वालिटी पे हमेशा बिलीव करना है, क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम बस तुम्हारे दोस्तों को बताइए यार मैंने कल 12 घंटे पढ़ाई की, तो तुमने उस 12 घंटे में क्या किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द माई प्रिपरेशन, मतलब जब लॉकडाउन चल रहा था तब मैंने मैक्सिमम 10 घंटा पढ़ाई की होगी पर डे। तो मुझे लगता था यार और करना चाहिए, पर मुझसे कभी हुआ ही नहीं। मैं 10 घंटे के बाद आई वुड मतलब सैचुरेट हो जाता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब मैं सिर्फ आई वुड जस्ट स्टेयर एट द बुक, है ना, मैं कुछ रिवाइज नहीं कर रहा था, मतलब पैसिव सा एक स्टडी चलता था। तो फिर जैसे तुम इसमें भी तुम्हारा ही एक ओपिनियन होना चाहिए कि मेरा क्वालिटी स्टडी कितनी देर तक होता है, और उसके अकॉर्डिंग तुम यू कैन फॉलो दैट। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर किसी भी सब्जेक्ट वेदर इट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि जैसे बहुत सारे बच्चों का मैं देखता हूँ, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हमेशा जो टॉपिक चल रहा है उसका टेस्ट आने वाला है, उसमें बहुत अच्छे से करते हैं, पीछे वाली चीज़ें उसको स्क्रैप कर देते हैं। तो इनको ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और तुमने कैसे बैलेंस किया और क्या स्ट्रेटेजी होती थी और क्यों गलत है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर वो डेली सिर्फ आज का करेंगे, पीछे का नहीं है,
तो प्रॉब्लम है, तो कैसे किया इसको? देखो, जो डेली जो हो रहा है वो तो करना ही है, पर मतलब सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि तुम पीछे का ना भूलो। मतलब वो भी तुम्हें रिवाइज करना है, वैसे मतलब तुम्हें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे रेगुलरली जो चल रहा है वो उसी दिन तुम्हें करना है। और जब भी तुम्हें जैसे गैप मिले कि आज हॉलीडे, आज कोई टेस्ट नहीं है, तो तब तुम पीछे का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। देखो, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। सर भी बहुत ज़्यादा इस पे एम्फोसिस करते होंगे कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना तुम उस टॉपिक से कंफर्टेबल होगे, उतना चीज़ें तुम्हारे टिप्स पे आएंगी, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग का स्पीड बढ़ेगा उससे। सो जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना बेहतर रहेगा। मतलब कोई लिमिट नहीं कि इसको 20 बार करना है, इसको 15 बार करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना करो रिवीजन, और सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी है। ऐसा नहीं कि अभी तुम्हारा अगर काइनेमेटिक्स चल रहा है तो तुम यूनिट्स एंड मेजरमेंट भूल गए, तो ऐसे करोगे तो, क्योंकि लास्ट में तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, तो जो चल रहा है उसे तो ठीक से करना है, पर पीरियोडिकली मतलब स्पेस्ड रिपीटिशन करना है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट सपोज तुमने आज रिवाइज किया, तो फिर तुम डिसाइड हो कि 10 दिन बाद मुझे वापस करना है। ये तुम्हें प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, तीनों सब्जेक्ट के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। तो जैसा पार्थ ने बताया कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सीखते सभी हैं, बट पीछे वाली चीज़ को कलेक्ट करके कौन रखता है, विनर वही होता है। क्योंकि जैसा बताया इसने कि 2 साल में जो भी पढ़ा है ना वो 3 घंटे में निकाल लेंगे तुम्हारी। तो 3 घंटे में वो 2 साल के, और सिर्फ फिजिक्स नहीं करना है, केमिस्ट्री भी करना है और बायो भी करना है ना, और जिसका पीसीएम है उसको मैथ्स भी करना है। तो अगर उतनी चीज़ें तुम्हें 3 घंटे में याद आनी है तो इसके लिए तुम्हें बहुत बार रिवाइज, और जैसा बोला पार्थ ने 20 बार 30 बार नहीं होता, काउंट ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ जितनी बार कर सकते हो। जैसे इसने एक चीज़ बताई कि सर मैं इतना पढ़ा था, तभी मेरे को कम लगता था। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हमेशा एक ग्रीड होनी चाहिए। ग्रीड नेगेटिव वर्ड नहीं है, ग्रीड का पॉजिटिव वर्ड भी होता है। अच्छाई का ग्रीड होना चाहिए, काम करने का ग्रीड होना चाहिए। नहीं मैं सर और करना चाहता हूँ, वो कम पढ़ रहा है। हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो बहुत पढ़ लिया, अब मैं तो टॉप ही करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे इतनी फालतू बात करते हैं कि कुछ भी कर रहा है, सर मैंने तो आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, घर वालों को ही बोल दिया, फिर उसके बाद चिल करते हैं। नहीं करना है, रेस्टलेस। मतलब तुम्हें जब भी जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो और उसको इम्प्रूव करो। हमेशा एक लगना चाहिए मैंने कम पढ़ा, है ना। अच्छा पार्थ, एक चीज़ और, जैसे तुम्हारी डेली रूटीन, क्योंकि देखो एक जो मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ और मोस्टली स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं, लेकिन वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं होता कि ये क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ। फिजिकल हेल्थ, है ना, मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं, बहुत पढ़ाई करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट वो पढ़ाई करते हैं, क्लास आते हैं। तो कैसे, जैसे योगा और मेडिटेशन और हेल्थ, ये सारी चीज़ें, कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे तुमने बैलेंस रखा अपने 2 साल में हेल्थ को के साथ एक बैलेंस बनाया स्टडी को? देखो, अभी तुम प्रिपेयर कर रहे हो, पर हेल्थ इज़ ऑलवेज योर टॉप प्रायोरिटी, उसके बाद पढ़ाई है ना। फिर जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, तो फिर मेंटल हेल्थ के लिए योगा मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज़ है। तुम अगर 1 महीना भी करोगे तो तुम्हें चेंज आएगा तुम्हारी लाइफ में। जैसे मैंने भी किया था, मतलब शुरू में मैंने इग्नोर किया। मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, सर भी बोलते थे कि किया करो। मुझे लगता था कि यार क्या फ़र्क पड़ेगा, पर लास्ट में मुझे लगने लगा, जैसे मेरे पेपर्स में सिली मिस्टेक्स होते थे, कुछ पॉइंट्स में मिस करता था। तो एक काम माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए योगा तुम करो। मतलब वैसे बहुत हाई फाई नहीं करना है, बेसिक तुम्हें ऐसे थॉटलेस माइंड जो कहते हैं ना, कि तुम्हारे मन में कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स तो भी। तो फिर डेली करो वो, उससे तुम्हें चेंज आएगा। और पेरेंट्स से बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर करो कि आज मैंने ये किया, आज ये टॉपिक ख़त्म किया। देखो फ्रेंड्स, ठीक है, अभी इस एज में ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स नहीं, बट पेरेंट्स आर ऑलवेज द बेस्ट फ्रेंड्स थ्रू आउट योर लाइफ। तो फिर उनसे कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे लिए, मुझे मतलब जब भी मैं मुझे लो फील करता था, जब भी मैं पेरेंट्स से फिर बात कर रहा था, तो फिर मेरा स्ट्रेस रिलीज़ होता था, देन आई यूज्ड टू फील गुड, और फिर उसके बाद एक पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आने लगते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी कॉमन, ये किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। यू कैन नॉट डिनाई, यू कैन नॉट रिप्लेस दैट, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। एज ए टीचर 2-3 आवर्स, बट एज अ पेरेंट वो 24/7 तुम्हारे साथ रहते हैं, और उनसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। तो बहुत सारे मैं देखता हूँ, जैसे तुमने स्टूडेंट और पेरेंट का जो रिलेशन बताया, बहुत स्ट्रेंड रिलेशन है। मतलब मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स आता है
पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं सर ये मेरी बात सुनता नहीं, वो इरिटेट होता है, वो मतलब इवन कि पेरेंट्स ने कुछ बोला तो उसका उल्टा ही करना है उसको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स मेरे दुश्मन है। आज के डेट पे ऐसा होता है और मोस्टली लोगों के साथ है वो। तो पेरेंट्स भी हेल्पलेस हो जाते हैं कि सर कैसे इसको समझाएं, और मुझे वो मेरा दुश्मन समझता, अपना दुश्मन समझता है। तो ये चीज़ एक बहुत गलत बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो होती है चीज़, इसको कैसे मतलब क्या बोलना चाहोगे इस एटीट्यूड वाले लोगों को? देखो, ऊपर से मतलब टीनेज में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि हम पेरेंट्स से वी टेंड टू गो अवे फ्रॉम देम। मतलब हमें लगता है कि यार इनको लगता है, मतलब ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट हम ढूंढने लगते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि यार ये मतलब वही कि वी टेंड टू गो अगेंस्ट व्हाट आर पेरेंट्स टेल अस। मतलब अपने को ऐसा लगता है कि मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए, मुझे जो लगेगा मैं ही करूँगा। फिर ये एज में यही प्रॉब्लम होती है। तो इसमें तुम्हारा नेचर कैसे उस पर भी डिपेंड करता है वैसे। तो फिर मतलब फाइंड अ पर्सन यू आर कंफर्टेबल टू टॉक विथ, मतलब जिसको तुम फॉलो करते हो। अगर ठीक है, अगर पेरेंट्स ही नहीं तो फिर सर से एक रिलेशन डेवलप करो, सर को पूछो कि सर के साथ बातें शेयर करो। मतलब ऐसा कोई पर्सन तुम्हारी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिससे तुम शेयर कर पाओ तुम्हारे प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब भी तुम शेयर करोगे यू विल ऑलवेज रिलीज योर प्रेशर। अगर किसी से बोलोगे नहीं, सिर्फ अपने मन में सोचते रह जाओगे, तो द प्रेशर विल बिल्ड अप एंड अल्टीमेटली तुम्हारी परफॉर्मेंस पे वो हैम्पर करेगा। ओके, एंड फाइनली पार्थ, एक और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे स्टडी के लिए तो एक्चुअली हमारे सामने एज ए स्टूडेंट मैं जब देखता हूँ तो मैं भी पता है कि बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब लाइक कि फ्लडेड बाय द बुक्स है ना, एंड मटेरियल्स कि डिफरेंट कोचिंग्स के मटेरियल्स हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, बहुत सारी एक ही टॉपिक एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारी बुक्स हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, और जब एज ए टीचर हम बताते हैं उसको लगता है नहीं वो वाला बुक तो सर ने बोला नहीं, तो अगर मैं वो नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वो सिर्फ फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सब बात कर रहा हूँ, सबके अंदर यही प्रॉब्लम है। क्योंकि आज के डेट में बिजनेस हो गया है, हर किसी को अपनी बुक बेचनी है, हर जगह यही चल रहा है। तो इस बारे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं। तो उनको क्या कहना चाहोगे? क्या बुक्स इंपॉर्टेंट है, मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है किसी स्पेसिफिक क्लासेस का, स्पेसिफिक राइटर्स का, या फिर कंसेप्ट क्या इंपॉर्टेंट है? कैसे इनको बोलोगे कि देखो, ऐसा कोई बुक नहीं कि जो तुम वो पढ़ लोगे और तुम्हारा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि यही बुक करोगे तो ही होगा। मतलब बहुत लोगों से अगर तुम बात करोगे, कोई बोलेगा ये बुक अच्छा है, मैं कोई और बुक बोलूँगा, सर कोई और बुक बोलेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा कोर कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। जैसे जिस सर जो डेली पढ़ाते हैं, जो तुम नोट्स बनाते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जैसे अभी मैंने भी 2-3 बुक्स ऑब्वियसली तुम्हें फॉलो करनी है, पर बुक्स आर नॉट एवरीथिंग। कि ऐसे नहीं कि HCV ही मुझे सारे क्वेश्चंस करने तभी मेरा फिजिक्स अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें कोर कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और सर से पूछो। मतलब जैसे HCV में ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 है, उससे तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मतलब टू सम इट अप आई वुड से कि कोई एक बुक सिलेक्ट करो और उसको 10 बार पढ़ो, रादर देन डूइंग 10 बुक्स वंस। अच्छा, NCERT जैसे बायो के लिए बात करें तो बायो के लिए NCERT कितना ट्रस्ट? क्योंकि बायो में बहुत कन्फ्यूज़न है, कुछ भी पढ़ते हैं बच्चे। यस, तो उसके लिए एक बार बताओ इनको। बायो के लिए तो हाँ, वो बुक तो तुम्हें करनी है, क्योंकि 85 to 90% पेपर उसी से आने वाले हैं। क्योंकि देखो, अभी गवर्नमेंट का जो एम है कि दे वांट टू पुट एवरी स्टूडेंट ऑन इक्वल फुटिंग, कि सबके पास जो बुक होती है, सबके पास NCERT होती है, सबके पास शायद ट्रूमैन नहीं होगी, सबके पास MTG नहीं होगी, पर NCERT सबके पास होती है। सो दैट इज़ योर बाइबल एज फार एज बायोलॉजी इज़ कंसर्न। और होता क्या है ना कि जो कोचिंग का जो मटेरियल होता है उसमें NCERT ने उनके मॉड्यूल में जो चीज़ें होते हैं वो डालते हैं। मतलब वो एक टेक्निक है कि टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट टू रीड दैट मटेरियल, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, खुद रियलाइज़ करो कि NCERT से ही पेपर आने वाला है। 85 to 90% तो श्योर शॉट आएगा, इस बार 100% NCERT से था। और जब से NT आया है तब से द पेपर इज़ एब्सोल्युटली NCERT सेंट्रिक। एज फार एज बायो और केमिस्ट्री के लिए भी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए भी NCERT, मतलब आई कैन नॉट सजेस्ट यू इनफ कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ये बताना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें भी समझना चाहिए कि अननेसेसरी बुक्स पे नहीं ट्रस्ट करना है। क्योंकि अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो तुम्हें लगता है कि सर तो ऐसे ही बोलते, बट ये बात एक खुद अगर पार्थ बोल रहा है और जिसने स्कोर किया हुआ है और तुम्हें पता है कि कितना, इसको बताने की ज़रूरत नहीं किसी को, तो जो स्ट्रैटेजी है, जो रिसोर्स है, एक्स्ट्रा डाइवर्जन नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरी डाइवर्जन हो रहा है तुम्हारा, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो तुम, कि कुछ भी जैसे बोला इसने कि एक ही बुक फॉलो करो 10 बार करो उसको, ये तो यार फैक्ट है, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है, आज से नहीं सेंचुरीज से ये चीज़ चली आ रही है, और जिसने इस चीज़ को फॉलो किया वो सक्सेस और विनर बना है। कि रदर देन कि 10 बुक को फॉलो करूँ मैं एक बार, एक ही बुक को 10 बार फॉलो करना, रिलीजियसली फॉलो करना है, जैसे एनसीईआरटी बताया, तो ये एक्चुअली कोर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और आने वाले टाइम में भी यही ट्रेंड रहने वाला है। वो जेई हो या नीट हो, कोई भी नेशनल लेवल का एक प्रेस्टिजियस एग्जाम होगा, पैटर्न यही होने वाला है। थोड़ा बहुत जैसे बताया बात ने कि इस बार 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, नेक्स्ट ईयर 90% हो सकता है, लेकिन 90-80 से कम कभी ऐसा नहीं होगा कि सर एनसीईआरटी की जगह कुछ और आ गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जिस दिन होगा उस दिन रिवोल्यूशन होगा इंडिया में, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट पीपल की गवर्नमेंट ना, ये ऐसा तो नहीं ना कि यूएस की गवर्नमेंट है या किसी क्लासेस की गवर्नमेंट है ये, ठीक है। टेस्ट वाइज ओके, जो टेस्ट होते हैं, जैसे अभी हम जब टेस्ट ले रहे हैं हम, तो वहाँ पे बच्चों की कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत नीचे जा रहे हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या लो परफॉर्म करते हैं, मार्क्स कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो ये मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स पेरेंट्स अननेसेसरी, पेरेंट्स स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर डालता है। मेरे को भी बोलेगा कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो कैसे बोलोगे कि इस चीज़ को कैसे कोप अप करें, और मार्क्स इंपॉर्टेंट है तो किस सेंस में, और उस मार्क्स कम से क्या सीखना चाहिए बच्चों के लिए? देखो मतलब देखो, मार्क्स एक रिज़ल्ट है, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि यू फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन रिजल्ट। मतलब डोंट स्टडी कि मतलब मेरे को आउट ऑफ मारना है इसलिए मत पढ़ाई करो, मतलब स्टडी सो दैट यू कैन अचीव प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट, कि मुझे जो कोर कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आना चाहिए। मार्क्स देखो, मार्क्स में भी कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर यू, कि अगर तुमने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो तुम्हें लगेगा कि यू विल फील गुड, पर जब तुम कम स्कोर कर रहे हो तब तुम्हारा इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा हो सकता है रादर देन स्कोरिंग हाई। जो कम स्कोर होता है तभी मतलब यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि यार मेरी चीज़ें गलत हुए एंड आई हैव अ अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई इट, कि जो भी क्वेश्चन गलत हुआ वैसे जैसे मैंने कहा कि माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करनी है। और अगर तुमने ये चीज़ देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन की, कि अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस कम हो गया तो तुम एनालिसिस करो ढंग से, हर एक क्वेश्चन पे फोकस करो और उसको रेक्टिफाई करो। मतलब कोई एक बुक बना लो मिस्टेक्स वाली कि ये चीज़ बार बार गलत होती है, तो फिर यू हैव टू हैव एन अप्रोच कि तुम उसको रेक्टिफाई करो, तभी तुम्हारा इम्प्रूवमेंट मतलब लीप्स एंड बाउंड्स में होगा, इफ़ यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। और ये बहुत हाईली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि ऐसे बताया इसने, बेस्ट पार्ट है, मेरे लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग है ये, कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, क्योंकि मार्क्स कम आया तभी तो इम्प्रूवमेंट का ज़्यादा चांस है ना। अब तुम पे देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन यू। कोई भी सर्कमस्टांस है वो जस्ट एक रिजल्ट है, एक रिफ्लेक्शन है तुमने क्या किया है। अगर अच्छा नहीं किया तो मार्क्स कम आएंगे, तो मार्क्स कम आए तो उसको एक इंट्रोस्पेक्ट करो और फिर उस पर काम करना स्टार्ट करो। यू हैव द गाइडेंस, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास मटेरियल्स हैं, पेरेंट्स हैं, सब कुछ, इफ यू हैव एवरीथिंग, यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूज़ कि नहीं सर मेरा इसलिए नहीं हो पाएगा या मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाया, नहीं कर पाओगे ऐसा, ठीक है। सब कुछ तुम्हारे पास है, सिर्फ इट डिपेंड ऑन यू कि तुम कैसे करना चाहते हो। Yes, who is this? यस समृद्धि, यस बोलो। हाँ मतलब एक बार क्वेश्चन बता दो क्या पूछा है। हाँ, जो समृद्धि ने जो क्वेश्चन पूछा है कि बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी एक सेक्शन है, सो शुड यू ट्रस्ट एनसीईआरटी कम्प्लीटली। सो टू मतलब एज अ सेफ साइड ठीक है, बायो में थोड़े से तुम एक मिनट, ये वो एक और है, बायो में तुम सर्टन सेक्शन है उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी तो सबके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी एज यू सेड यू हैव टू स्टडी अ बिट एक्स्ट्रा, मतलब वो एक रिस्क हो जाएगा कि सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हैं। मतलब कुछ सेक्शन में बता देता हूँ अभी कि जिसके लिए तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, और फिर जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ो, जो तुम्हारे कोचिंग का जो मटेरियल है दैट वुड बी सफिशेंट। एंड बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर इकोलॉजी यू हैव टू स्टडी जस्ट दैट बिट एक्स्ट्रा बियॉन्ड एनसीईआरटी।
और जो टैक्सोनॉमी वाला पार्ट है उसके लिए बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टिक टू ओनली टू NCERT. प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी ओनली NCERT. एंड रही बात प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी में भी जैसे PGR है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उसमें जो साइकिल्स है मतलब क्रेब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल, C4 पाथ में, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो. बट टैक्सोनॉमी एंड प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसके लिए बिल्कुल भी NCERT से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए एक्स्ट्रा करो. और जो 12th में जब आओगे तब ऐसे एनिमल हस्बेंड्री करके टॉपिक्स है, फूड प्रोडक्शन करके टॉपिक्स है, उसके लिए भी ओनली स्टिक टू NCERT, डोंट गो आउटसाइड NCERT. तो जैसे मैंने 3-4 टॉपिक्स बोले, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड हाँ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के लिए भी एक्स्ट्रा थोड़ा कर लो. वैसे इस साल तो कुछ भी बाहर से ना आया, बट टू बी ऑन अ सेफ साइड दीज 4 सेक्शन यू शुड नो जस्ट दैट बिट एक्स्ट्रा. जस्ट बिट एक्स्ट्रा है ना, ये मार्क दिस वर्ड. ये नहीं कि PhD करने लगे बैठ के उसमें, है ना, ये बहुत अलग चीज़ हो जाती है. ओके, यस, कोई और? हाँ, किसी और को कुछ पूछना है? राधिका, यस राधिका. यस राधिका, बोलो. क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर. जो राधिका ने जो क्वेश्चन पूछे कि टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त हाउ टू इम्प्रूव स्पीड एंड शुड वी बॉदर अबाउट द टाइम लिमिट, कि कितने देर में हम पेपर ख़त्म कर रहे हैं. सी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फाइनल डे पे तुम्हें सिर्फ पेपर नहीं सॉल्व करना है, थोड़ी एक्स्ट्रा की चीज़ें करनी है. तुम यू हैव टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू फिल द OMR एंड एज वेल. सो वाइल अटेम्प्टिंग टेस्ट यू हैव टू कंसिडर, मतलब पूरा पेपर कितने टाइम में ख़त्म कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन मेरे को ये 30 सेकंड्स में ही करना है, वैसा नहीं करना है. एकदम माइक्रो लेवल पे टाइम लिमिट मत सेट करो, सेट लिमिट्स फॉर द कंप्लीट पेपर. और जैसे अभी टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है, तुम मतलब यू कैन फॉलो एनी स्ट्रैटेजी. जैसे मेरा था कि आई वुड अटेम्प्ट फिजिक्स फर्स्ट, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी. मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि ये बहुत कम लोग कर रहे होंगे. मोस्टली बायो पहले करते, केमिस्ट्री, फिजिक्स. उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन. कि तुम डिसाइड करो कि फर्स्ट राउंड में मुझे बायो के लिए इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री के लिए इतना, फिजिक्स के लिए इतना, उतना टाइम हो गया, देन स्विच. और टाइम लिमिट जैसे बोला, क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट मत सेट करो, सेक्शन के लिए सेट करो. मतलब और पेपर तुम्हें राउंड में अटेम्प्ट करना है. ऐसा नहीं कि पूरा पेपर सिर्फ एक ही बार देखा, 2-3 बार तुम्हें यू हैव टू गो थ्रू द पेपर. और टू इम्प्रूव स्पीड while solving questions, you have to have your concepts on your tips and solve more and more questions and variety of questions. मतलब जितना ज़्यादा वैरायटी तुम करोगे उतना तुम्हारा माइंड उस चीज़ को एक्सपोज होगा कि यू हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन दिस वे एज वेल. तो जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, स्पीड ऑटोमेटिकली डेवलप होगा. एंड डोंट बी टू कॉन्शियस अबाउट योर स्पीड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगी तो फिर तुम्हारा सिली मिस्टेक ज़्यादा होने लगेंगे. सो बी प्रोसेस सेंट्रिक. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पीड पे नहीं, एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है ना. एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो स्पीड उसके बाद इंप्रूव हो सकती है. बट अगर एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके स्पीड को बढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता है ना. तो जस्ट मेक अ बैलेंस, और वो आ जाता है. मुझे लगता है ये विद टाइम, इमीडिएटली 11th पे तो नहीं होता है ना. यस, तो 11th वाले स्टूडेंट से टेंशन ना लें कि नहीं सर अभी तो मेरी तो कैसे करूँगा. डोंट वरी, अभी तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई है ना. अभी स्लोली अपने को समझ में आता है. जस्ट फोकस ऑन योर कोर कॉन्सेप्ट. जैसा पार्थ ने भी बोला कि कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करो. जो भी कंसर्न टीचर सिखा रहे, कहीं पे भी सीख रहे हो, हर जगह अच्छा सिखाया था, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. जस्ट ट्रस्ट, और उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और उसको बार बार रिवाइज करो, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो. देन उसके बाद एक बार जब तुम्हारा लेवल आ जाएगा, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ऑब्वियसली तुम्हें कितनी रैंक आनी है, मार्क्स कितने आने हैं, टॉपर बनोगे कि क्या होगा, फॉरगेट अबाउट इट. अल्टीमेटली तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा? जब वो जर्नी तुमने अच्छे से की है. अगर तुमने कहीं बीच में ब्रेक लिया तो 100% लॉजिकल बात है कि कभी भी तुम डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंच सकते हो. अगर तुम्हें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो तुम्हें जर्नी को बहुत अच्छे से, ये नहीं कि जा रहे हैं गड्ढे में कूद गए लेकर के, या कहीं बीच में अपने को अच्छी जगह देखी तो उधर रुक गए कि अपन तो जाना ही नहीं है. बहुत सारे लोगों के साथ होता है, डिस्ट्रैक्शंस.
उनको सामने डेस्टिनेशन सेट किया, बट रास्ते में जा रहे हैं, हॉल्ट लिया, अरे यार इधर ही बढ़िया लग रहा है अपने को, छोड़ो यार कौन उधर जाएगा, इधर से वापस चलते हैं। ये नहीं करना है। अपने दिमाग में गोल सेट कर लिया, उसके लिए प्रोसेस बताया पार्थ ने, अपना एक छोटा सा एक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं, उतना टाइम भी हमारे पास नहीं है, और वो चलो ठीक है आते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे साथ कभी भी पार्थ जब चला जाएगा एडमिशन के उसके बाद आता रहेगा तो मिलते रहेंगे, वो कोई इशू नहीं है। बट ठीक है, अभी फिलहाल जितना पार्थ ने बताया, पर्पस जो था कि एक काम करना स्टार्ट करो, हार्ड वर्क और सिंसियरिटी, मतलब इससे ये, और ऑनेस्टी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए, खुद के लिए होनी चाहिए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी पढ़ाई करते हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। जब खुद से ऑनेस्ट रहोगे तब जाकर लोगों के प्रति ऑनेस्ट रहोगे, है ना, वो शो ऑफ की चीज़ नहीं होती है। ओके, तो ठीक है, फिर आज किसी और को क्वेश्चन पूछना है या फिर क्लोज करें? हाँ, कौन है? वैष्णव? यस यस, एक सेकेंड, वैष्णव 1 सेकेंड, वैष्णव काले, यस वैष्णव दोबारा पूछ लो। तो वैष्णव ने पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वी सॉल्व। देखो, नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, लुक फॉर वैरायटी, कि यार ये क्वेश्चन इससे अलग, मतलब जितना तुम वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना करो। ऐसा नहीं कि मतलब बिग गिवन अमाउंट नहीं कि 200 क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो गो फॉर वैरायटी, डोंट फोकस ऑन द नंबर। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत किया वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा तो फिर दैट इज़ ओके, है ना। यस, और कोई? Who is this? आद्या? हाँ, यस, एक इंपॉर्टेंट, आद्या मोरे ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। आद्या पूछ रहा है कि सर वो पीसीबी और पीसीएम हमारा अगर सब्जेक्ट है तो उसको छोड़ के अगर हमें 12th का बोर्ड देना है तो उसको कैसे मैनेज किया आपने और कब किया, तो कैसे किया था और कितना टाइम दिया था बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए? देखो, पर्सनली मैंने बोर्ड का मतलब लास्ट में किया जब 20-25 डेज़ बचे थे, तभी मैंने बोर्ड का स्टार्ट किया। देखो, पीसीबी तो तुम पढ़ ही रहे हो, और मतलब अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तुम बोर्ड्स में अच्छा ही करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि बोर्ड में वो कुछ बहुत अलग पूछ लेंगे, वही चीज़ है, वही पूछी जाएगी, बस तुम्हें थियोरी में लिखना है, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स है वो तुम्हें हैंडल करने पड़ेंगे। उसके लिए देखो, तुम्हें बस पास होना है, ऐसा नहीं कि 90+ स्कोर करना है हमें। परसेंटेज अभी बोर्ड का 30 डेज में करके कितना परसेंट है? मेरा 89% है। तो उसके लिए कोई अभी से कब क्या स्टार्ट 11 से टेंशन लेनी चाहिए बच्चों का ऐसे रहता है? नहीं, मतलब मैंने स्टार्टिंग से तो कुछ किया नहीं था। लास्ट के 20-25 डेज़ में जैसे इंग्लिश, ज्योग्राफी और आईटी था मेरा, कंप्यूटर्स, तो वो मैंने मतलब जस्ट पास हो जाऊंगा उतना पढ़ा था। जैसे उसके लिए बहुत जैसे गाइड वगैरह आते हैं, और अगर प्रीवियस ईयर के भी पेपर कर लोगे ना तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि वही रिपीट होता रहता है उसमें बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स का मैं करूँगा लास्ट में ही करो, अभी स्टार्टिंग से नहीं किया तो फिर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर्ड का बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोकस करो अपने कोर कॉन्सेप्ट पे, बोर्ड के एग्जाम्स हो जाएंगे, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। और इतने 2 साल में इतनी एफर्ट करने की हैबिट तुम्हारी होती है कि 25 डेज 30 डेज में तुम कर लेते हो। अगर जिसने कुछ भी मेहनत नहीं किया हुआ है उसके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 साल अपनी ऐसी हैबिट डेवलप करो कि तुम हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी डेवलप कर चुके हो, कि नहीं मैं 6 आवर्स 4 आवर्स तक बैठ के पढ़ सकता हूँ। ये नहीं कि 1 घंटे पढ़े फिर अपने को बोर होने लगा, नहीं। एक हार्डवर्क की हैबिट होती है, वो 2 साल में अगर तुम्हारी हैबिट डेवलप कर ली तुमने स्लोली, आज तुम 2 घंटे ही पढ़ पाते हो, ठीक है, स्लोली इंक्रीज करो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। लेकिन 12th के लास्ट में जब बोर्ड का भी प्रेशर आता है और एंट्रेंस एग्जाम्स का भी प्रेशर आता है, उस टाइम पे ऑब्वियसली तुम्हें 8, 10, 12 जब भी डिपेंड, उसको ऑल ऑफ सडन तुम नहीं कर सकते उसको तुमने 2 साल की प्रैक्टिस का एक रिजल्ट होता है वो, ठीक है। तो इसलिए अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी सिर्फ उस पर फोकस करना है, ठीक है। चलो, अभी काफ़ी अच्छा हो गया, तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लेकिन हम उसको कर सकते हैं बाद में, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच। और पार्थ के लिए स्पेशली मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि बहुत क्रेजी थे, मतलब मैं बताऊँ तुम्हें 11 बजे टाइमिंग दिया था, तो 11 बजे से लगातार मैसेज आ रहा है, मैंने किसी का रिप्लाई में कहा यार ठीक है अभी रुक जाओ, ठीक है। तो ये होता है भाई, लोग सेलिब्रिटी लोग ऐसा ही होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम लगता है तुम भी हो जाओगे, ऐसे होगे, क्योंकि इतना टाइम, देखो ऐसा नहीं है गेस्ट आ गया ऐसा अचानक से, वो होता है प्रॉब्लम, ऐसे कुछ वो है नहीं। तो इसलिए मैं बोला तुम लोगों ने जितना पेशेंस दिखाया,
और पार्थ आ करके इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, रियली मेरे को टेंशन हो रही थी। इवन देखो ना, यहाँ पे पार्थ के मॉम डैड भी आए थे, तो मैंने बोल दिया कि सभी लोग बाहर रहिए, क्योंकि मेरे को भी नर्वस हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार इंटरव्यू लेने वाला हूँ मैं, है ना, तो वो थोड़ा सा होता है प्रेशर, बट ठीक है, फिर भी अच्छा लगा कि पार्थ ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड हम फिर से अगेन कांग्रेट्स करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रू टीचर्स एंड आवर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू पार्थ, थैंक यू सो मच।